हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो ये क्लास 7th की बुक है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहला चैप्टर। ये क्या है कि उत्तम स्वास्थ्य, इसके बारे में देखते हैं। निधि एवं ये यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुपोषण से पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ये क्या होता है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को क्या होता है कि स्वस्थ रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व कौन कौन से? मतलब इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। मतलब जितने सारे पोषक तत्व होते हैं सबकी आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है। कुछ की आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा होती है और कुछ की आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है, लेकिन सबकी आवश्यकता हमारे शरीर में चाहिए। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। मतलब ये है कि जो कुपोषण क्या है कि जितनी हमारे शरीर में सामान्य मात्रा होनी चाहिए, किसके अनुसार? आय के अनुसार। और किसके अनुसार? आय के अनुसार और लिंग के अनुसार। हमारी जो क्या उम्र के अनुसार जो भी क्या है हमारे शरीर में मात्रा होनी चाहिए पोषक तत्व की, अगर उतने से वो अधिक है या उतने से कम है तो भी क्या है, वो व्यक्ति कुपोषण कहलाएगा। ये जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि कुपोषण दो होते हैं, एक अति पोषण होता है, दूसरा क्या होता है? अल्प पोषण। अति पोषण भी हमारे लिए खतरनाक है और अल्प पोषण भी हमारे लिए खतरनाक है। मतलब किसी पोषक तत्व की अधिकता हो जा रही है तो वो अति पोषण है, जिसमें क्या है, देखिए मधुमेह भी हो सकता है और उसमें आप हृदय रोग से संबंधित भी रोग हो सकते हैं। और तो इसी तरीके से और अल्प पोषण भी होता है। तो ये दोनों ही खतरनाक है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि भारत जो है कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, जिसमें क्या है, अतिपोषण भी है और अल्प पोषण भी है। कुपोषण के अन्य कारण, इसके बारे में देखते हैं। कुपोषण के अन्य कारण कौन कौन से हैं? अल्प पोषण है, अतिपोषण है, भोज्य पदार्थों में मिलावट है और जनसंख्या वृद्धि है। मतलब जो भोज्य पदार्थों में क्या होता है कि मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से हमको जितनी मात्रा जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, अगर उसमें वो चीज़ें मिला दी जा रही हैं, उसमें बाहरी कोई ऐसे ऐसे पदार्थ मिला दिए जा रहे हैं जिससे हमें जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। यही क्या है? मिलावट है। या उसमें से निकाल देना, मतलब जो भी पदार्थ हैं उसमें बाहरी पदार्थ मिला देना या उसके जो भी मतलब पोषक तत्व है उसको निकाल देना, क्या है? मिलावट है। और आगे देखते हैं कि ये देखिए, और क्या है कि अस्वच्छता है, अज्ञानता है। अज्ञानता में क्या है? अशिक्षा है। तो अगर व्यक्ति क्या है, शिक्षित नहीं है तो भी व्यक्ति क्या है, कुपोषण का शिकार हो सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं रहेगा हमारे शरीर में कितनी प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट, हम क्या खाएं कि हमको इससे ये चीज़ें प्राप्त होंगी, हम कैसे अपने आहार को ग्रहण करें। मतलब जब मन में आए जो चीज़ें खा लो। बहुत ज़्यादा हम क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने आहार में। हम उसमें क्या है कि हम उसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अज्ञानता के कारण है। और क्या होता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, वजन का निरंतर कम होना, इसकी वजह से पढ़ाई में मतलब क्या होता है कि कुपोषण का प्रभाव की वजह से क्या है कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें कमी आएगी। मतलब कोई रोग जो अगर मतलब आप कुपोषित हैं या आप अतिपोषण का शिकार हैं या आप मान लीजिए अल्प पोषण का शिकार हैं, तो इससे क्या होगा कि जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमताएं होंगी उसकी वजह से उसकी कमी होगी। जैसा कि ये होगा कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हमने पढ़ा है ना, कौन कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला ए होता है, फिर सी होता है और क्या होता है? ई। ये 3 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। और जब हमारे शरीर में इसकी कमी होगी, क्या होता है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी होगी तो कोई रोग हमारे शरीर को जल्दी लग सकते हैं, कोई रोग आसानी से हो सकता है। तो और क्या होगा कि मांसपेशियों का क्षरण होना, पढ़ाई में मन कम लगना, कि पढ़ने में जो है वो दिमाग जो है स्थिर नहीं रहेगा, कमजोरी लगेगी, चक्कर आएगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे, दस्त का बार बार होना, शारीरिक मानसिक कमजोरी। मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके प्रभाव हैं, कुपोषण के प्रभाव हैं। आगे देखते हैं कि कुपोषण से हमारा शरीर
क्या होता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो कमज़ोर होने के साथ साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। कुपोषण से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, वह कमज़ोर हो जाएगा, मानसिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आइए कुपोषण के प्रभाव के चित्र के द्वारा समझते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। अगर आयोडीन की कमी है तो आपका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है तो आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, मतलब बहुत सारे रोग होते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों की कमी है तो ये क्या है कि बहुत सारी बीमारियां होंगी। कुपोषण से बचाव, अब इसके बचाव कैसे कर सकते हैं, हमें कुपोषण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि अपनी उम्र तथा आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों से निर्मित भोज्य पदार्थ जैसे दाल, रोटी, चावल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, अंकुरित अन्न एवं मौसमी फलों को अपने भोजन एवं नाश्ते में सम्मिलित करना चाहिए। मतलब जो रोटी, चावल, सलाद ये सब चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ हमारे शरीर में हमको जिससे प्रोटीन मिल सके, हमको क्या है कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, हमको आयरन मिल सके, हमको कैल्शियम मिल सके, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे अंकुरित चीज़ खाएंगे तो विटामिन बी मिल सके, और फल वगैरह कोई खट्टे फल खाएंगे तो विटामिन सी मिल सके। मतलब बहुत सारे हैं कि ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे हमें ये सब चीज़ें हमको सारे पोषक तत्व मिल सकें। तो और उसके बाद देखते हैं कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में पर्याप्त पोषण की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसको? लड़कियों को, क्योंकि उन्हें स्वयं को मातृत्व के लिए तैयार करना होता है। क्या होता है कि उन्हें स्वयं को मातृत्व के लिए तैयार करना होता है, और पोषण के अभाव में उनका समुचित विकास नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव आगे चलकर माँ तथा जन्म लेने वाले बच्चे दोनों पर पड़ता है। क्या होता है कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपने साथ साथ आगे चलकर अपने शरीर के साथ साथ एक बच्चे का उसके विकास के लिए उसको जन्म देने के लिए, मतलब उस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और क्या होता है कि मतलब ज्ञान, विज्ञान, खेल, कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा, ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं पुरुषों से पीछे या कम हो। महिला को तो बाहर के अतिरिक्त घर पर भी पूरा काम संभालना होता है, इसलिए बालिकाओं को अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। तो महिलाएं जो हैं उनको क्या है कि बाहर के काम के साथ साथ क्या होता है कि घर का भी काम संभालना होता है, इसलिए उनको अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ फिगर बना हुआ है। कुपोषण से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। अब ये रोग के नाम दिए हुए हैं, देखिए दो होते हैं, कौन कौन से? क्वाशियोरकर होता है और मरास्मस होता है। क्वाशियोरकर क्या होता है इसके बारे में देखिए कि शरीर की वृद्धि रुक जाना, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, हाथ पैर क्या होंगे? दुर्बल हो जाएंगे, एवं पेट जो है वो निकल आएगा, त्वचा जो है रूखी और बाल जो है भूरे हो जाएंगे। ये सब क्या है? लक्षण हैं किसके? क्वाशियोरकर के। और किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्वाशियोरकर और मरास्मस में कौन प्रोटीन की कमी से होता है, कौन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। तो मरास्मस जो होता है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है, और जो क्या है कि क्वाशियोरकर होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि और रोग कौन कौन से हैं कि रक्ताल्पता है, घेंघा रोग है, रतौंधी है, पैलेग्रा है। तो एक एक के बारे में देखते हैं। इसके लक्षण क्या है रक्ताल्पता के? शरीर सुस्त एवं पीला, वजन कम होना, कार्य में अरुचि। इसमें क्या होगा? आपके शरीर में अगर एनीमिया की दिक्कत होगी तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ब्लड जो है वो कम होगा, और क्या हो जाएगा? जिससे शरीर जो है सुस्त एवं पीला हो जाएगा। जब आपके शरीर में ब्लड कम रहेगा तो आपका वजन जो है वो भी कम हो जाएगा। और क्या होगा? कार्य में आपको, जब आपके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, आपके शरीर में आपको उतनी ताकत नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा? कार्य में आपको अरुचि देखने को मिलेगी, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, शरीर में खून की कमी, और जिसकी वजह से, इन सब की वजह से क्या होगा? पैरों में सूजन देखने को मिलेगा। घेंघा रोग में क्या होता है, और ये किसकी कमी से होता है? रक्ताल्पता लौह तत्व तथा आयरन की कमी से होता है। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है।
किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रक्ताल्पता लौह तत्व आयरन की कमी से होता है। और घेंघा रोग जो है इसमें क्या होता है? गला फूल जाता है, जो गले की ग्रंथियों में क्या होता है? वो सूजन आ जाता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। आगे देखते हैं कि रतौंधी जो होता है ये क्या होता है? रात को न दिखाई देना, ये क्या है? रतौंधी है। ये किसकी कमी से हो रहा है? ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और पाइलेग्रा जो होता है त्वचा संबंधी रोग होता है, बार बार क्या होता है? इसमें दस्त होता है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है। और ये विटामिन B1 किस में पाया जाता है? दाल, मूंगफली, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि में। और क्या है कि ए किस में पाया जाता है? दूध, हरी पीली एवं लाल सब्जियां, फल एवं मछली आदि। घेंघा रोग जो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आयोडीन की मात्रा जो है वो आयोडीन जो है वो जितनी हमारे शरीर में ज़रूरत हो पूरी हो पाए, इसके लिए क्या करते हैं? आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। और रक्ताल्पता अगर व्यक्ति को हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पालक, सेब, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़, ये सब चीज़ें खानी चाहिए जिससे आयरन की मात्रा जो है वो फुलफिल हो सके। आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या है? ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि बच्चे जो हैं क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हाथ पैर से कमज़ोर, दृष्टिबाधित, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो उसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर क्या है कि बच्चे हाथ पैर से कमज़ोर हैं, दृष्टिबाधित हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके ऊपर क्या है? विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या है? पोषक तत्वों से संबंधित पदार्थ को खाने के लिए कहना चाहिए, जिससे उनकी जो आवश्यकता है, जो उनके अंदर कमी है, जो वो पूरी हो सके। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें खाने पीने की विशेष जानकारी दें और ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए और उनको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे उनकी जो उनके अंदर कमी है वो हट सके या वो कमियों को दूर किया जा सके। अब आगे देखते हैं कि ये यहाँ पर कुछ नहीं है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वास्थ्य ही जीवन है, इसके बारे में है कि अपने 3 बहनों से बड़ी, मतलब यहाँ पर भी देखिए बहुत कुछ है नहीं। तो ये देखिए ये चैप्टर जो बहुत छोटा था, क्या है कि ये चैप्टर यहाँ पर बहुत छोटा था, ये कंप्लीट होता है पहला चैप्टर। अब यहाँ पर नीचे जो है ये दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन पहला ऑप्शन है, दूसरा क्या है? वसा है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट है और सभी है। तो संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सभी है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी होता है। उसके बाद क्या है कि ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है लौह तत्व की कमी से? यहाँ पर देखिए कि कौन सा रोग होता है? जो आयरन की कमी से हो रहा था, ये एनीमिया रोग होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता है? तो किस प्रकार के आहार की आवश्यकता है कि जो संतुलित आहार होते हैं जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे आहार लेने चाहिए हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा था तो सोच रहे हैं कि समय बहुत कम है, इसलिए एक चैप्टर और ख़त्म कर लेते हैं कि हमारे जीवन में जो शुद्ध एवं ताज़ी हवा, स्वच्छ जल और संतुलित भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कमी से तरह तरह की बीमारियाँ हमारे शरीर में हो जाती हैं, अतः इनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ की? हमारे जीवन में ताज़ी हवा, स्वच्छ जल और संतुलित भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तभी हमें एक स्वच्छ वायु, जल और ये ताज़ी हवा जिससे हमको ऑक्सीजन मिल सके, और स्वच्छ जल जो है और संतुलित भोजन जिससे सभी प्रकार के पोषक तत्व तो हमें मिल सके, ये ज़रूरी होता है। इनकी कमी से तरह तरह की क्या होगी कि इनकी कमियों से कई प्रकार की बीमारियां होंगी और इनकी स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। अब देखते हैं कि जल की स्वच्छता। जल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम प्रतिदिन नहाने, धोने, पीने तथा अन्य कार्यों के लिए जल
जल का प्रयोग करते हैं। जल क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और प्रतिदिन जो है इसका प्रयोग हम नहाने धोने, खाने पीने, इन सब के लिए करते हैं। जैसा कि ये सब चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत, 70% जल रहता है। कितना प्रतिशत, 70% हमारे शरीर में जल रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पीने के लिए लगभग कितने 2 से 3 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। कितने, 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन। और तालाबों, नदियों, कुओं तथा नहरों आदि के पानी को पीने में उपयोग किया जाता है। उसी जल का प्रयोग कुछ व्यक्ति पशुओं को पानी पिलाने, नहलाने, स्वयं के नहाने, कपड़े धोने तथा बर्तनों को साफ करने में करते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जल जो है वो तालाबों, नदियों, कुओं और नहरों को क्या होता है कि पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसी जल में क्या करते हैं कि कुछ व्यक्ति पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, यहाँ तक कि कूड़ा करकट ये सब भी उठा के फेंक देते हैं। और क्या करते हैं कि उसी में नहाने का काम करते हैं, मतलब साबुन बहाते हैं, मतलब बहुत सारे अपने कार्य के अनुसार, बहुत सारे कार्यों के अनुसार उसे गंदा कर देते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। लोग नदी एवं तालाब के आसपास शौच भी करते हैं। इनसे कीटाणु पानी में पहुंचते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। इसी पानी को हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। बड़े बड़े कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ पानी में मिलते हैं, जिससे भी पानी दूषित हो जाता है। तो ये क्या है कि बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उनसे जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, उसे पानी में मिला दिया जाता है, जिससे पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है। संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली सभी बीमारियों में लगभग कितना, लगभग 40 जो है बीमारियां अकेले शुद्ध, 40% बीमारियां हैं जो कि अकेले शुद्ध पानी पीने के कारण फैलती हैं। ये देखिए आगे है, प्रदूषित जल से होने वाली हानियाँ। प्रदूषित जल से अब कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, क्या इससे होता है। प्रदूषित जल से क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था ना कि हैजा जो है वो कैसे होता है, जल से, भोजन से, इस तरीके से आया हुआ था। तो प्रदूषित जल से हैजा, खुजली, पेचिश, पाचन एवं त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो ये सब रोग कौन कौन से होते हैं, हैजा, खुजली, पेचिश, पाचन एवं त्वचा संबंधी रोग। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रदूषित जल से हैजा हो गया, खुजली, पेचिश, पाचन एवं त्वचा संबंधी रोग होते हैं। प्रदूषित जल में जलीय वनस्पतियाँ अच्छी तरह पनप नहीं पाती हैं। अब आगे देखते हैं, मानव शरीर में जल का उपयोग। हमारे शरीर में जल निम्नलिखित कार्यों में उपयोगी है। किस किस के लिए, किन चीज़ों के लिए हमारे जल में उपयोगी है, क्या क्या, और जल से क्या क्या हो सकता है। पाचन क्रिया को सही रखता है। अगर जो ये पानी जो है ये क्या करता है, पाचन क्रिया को सही रखता है और हमारी प्यास बुझाता है। हमारे शरीर में जो हानिकारक तत्व होते हैं वो पसीने व किसके द्वारा, मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। यह खून को क्या करता है, तरल बनाता है और शारीरिक तापमान को भी नियंत्रित रखता है। शरीर को स्वच्छ रखने में सहायक है। आगे देखते हैं कि वायु की शुद्धता, मतलब दूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पर सूची बनानी है कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं दूषित जल से। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ी ना कौन कौन सी, हैजा, खुजली, पेचिश, पाचन व त्वचा संबंधी रोग, तो उसके बारे में दिया हुआ है। अब वायु की शुद्धता क्या होती है। वायु हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इसके अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे व सभी प्राणियों के लिए वायु एक अनिवार्य तत्व है। शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर रक्त को शुद्ध करती हैं, शरीर क्या करती हैं, जिससे शरीर स्वच्छ रहता है। आगे देखते हैं प्रदूषित वायु से होने वाली हानियाँ। प्रदूषित वायु से क्या होती हैं, कौन सी हानियाँ होती हैं। अशुद्ध वायु में सांस लेने से कष्ट होता है, श्वास संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में क्या होगा कि सीसा, हाइड्रोकार्बन आदि प्रदूषक होते हैं। इनसे हमारे फेफड़े, त्वचा तथा अन्य अंग प्रभावित होते हैं। ईंधन के पूर्ण जलने से क्या होता है, ईंधन के पूर्ण जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके अपूर्ण दहन से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नामक विषैली गैस भी निकलती है। इसमें सांस लेने में दम घुटने व मिचली की शिकायत होती है। तो जो ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसमें सांस लेने से क्या होता है कि दम घुटता है और मिचली आती है। इसकी अधिकता से कभी कभी क्या होता है कि दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और क्या होता है कि कोयला और पेट्रोल में कुछ मात्रा में गंधक भी होता है, यह जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है। कोयला पेट्रोल में क्या होता है, गंधक होता है और जलने पर कौन सी गैस निकलती है, कोयला पेट्रोल के जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। त्वचा फेफड़ों आदि को प्रभावित करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, त्वचा और फेफड़ों को प्रभावित करता है। अशुद्ध वायु के कारण व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। और सिगरेट धूम्रपान से निकलने वाला धुआं जो होता है वह व्यक्ति के फेफड़ों को हानि पहुंचाता है, उसको क्या करता है, बिल्कुल खोखला करता है। और आसपास की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने घर एवं विद्यालय के आसपास की स्वच्छता का विशेष महत्व है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। देखिए, आसपास जो है ये साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे क्या है कि जिससे हमें कोई बीमारियां ना हो। और ये सिर्फ मतलब अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हाँ हम बाहर गंदगी ना करें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और जल को दूषित ना करें, तो ये सिर्फ अगर सोचिए कि दूसरे के लिए नहीं तो अपने के लिए, अपनों के लिए सोच के करना चाहिए। कभी भी बाहर के जो जल होते हैं, कुएँ, तालाब, इन सब चीज़ों को गंदा नहीं करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने घर एवं विद्यालय के आसपास की स्वच्छता का विशेष महत्व है। इसके लिए क्या है कि इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। घर एवं विद्यालय में विद्यालय से गंदा पानी निकलने की उचित व्यवस्था हो। आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। समय समय पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कराएं। मतलब आसपास जो है वो गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें और उसके लिए क्या होना चाहिए, कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कराना चाहिए। घर विद्यालय आदि के कूड़े कचरे को क्या करना चाहिए, यथास्थान अपने स्थान पर डालना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ मन रास्ते में आप फेंक दीजिए, बाहर गंदा कर दीजिए। अरे मेरा घर साफ रहे और बाहर गंदा रहे, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि हर घर में जो होता है वो पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये खुद के लिए है कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके स्थान पर क्या होना चाहिए, कपड़े की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। और क्या है, वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उसकी देखभाल करें। तो ये ऐसा होना चाहिए कि देखिए, लेकिन आप बताइए कि पेड़ जो है जितने काटे जा रहे हैं उतने लग नहीं पा रहे हैं। ज़मीन जो है आप देखिए घर बनते जा रहे हैं, हर जगह पेड़ काट कर क्या हो रहा है, घर बन जा रहा है। लेकिन अगर अब क्या करेंगे कि सबको देखिए, सब बच्चे, अब देखिए आज का समाज ऐसा हो गया है कि बर्थडे पार्टी ये सब कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अगर क्या है ये मन में ठान ले कि हम अपने मतलब बर्थडे पर अगर एक पेड़ लगाएंगे, ये केक न काटने के बजाय कोई एक पेड़ लगाए तो भी कितने पेड़ लग जाएंगे, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा है। क्या है कि और पेड़ जो है वो पेड़ की देखिए कमी हो जा रही है और ये सब दिक्कत सबको हो रही है। अभी कोरोना काल में आप देखिए कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी कि उसके सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे। तो वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। और क्या है कि घर विद्यालय में निर्मित शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें। अब आगे देखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए भोज्य पदार्थों की स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। यदि भोज्य पदार्थ की साफ सफाई पर ध्यान न रखा जाए तो हानिकारक बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं। जब उस भोजन को कोई खाता है तो हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में पहुँचकर संक्रमण फैलाते हैं। मतलब स्वच्छ रहने के लिए क्या करना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए और कोई भी गंदे भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी भोजन करो तो हाथ धुलकर, बहुत अच्छे से हाथ धुलकर साफ़ सफाई से भोजन करना चाहिए, साफ़ सफाई से उसको भोजन बनाना चाहिए। मतलब स्वच्छता पर खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे उसको खाने पर कोई बीमारियां ना हो। हम जिस पर्पज़ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो उस पर्पज़ से भोजन की मतलब हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन कर रहे हैं और वो हमारे शरीर में जाके रोग को पैदा कर दे। भोजन के विषाक्त होने के कारण सभी
प्रकार के कच्चे या पके हुए भोजन कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। खराब होने के बाद भोजन विषैला, दूषित तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। भोजन निम्नलिखित कारणों से खराब होता है। भोजन किन किन कारणों से खराब होता है ये देखते हैं। पकी हुई दालें, सब्जियां, दूध, दही आदि को अधिक समय तक रखने से, जीवाणु कीटाणु के संपर्क में आने से, बिना पका हुआ भोजन जैसे गेहूँ, चावल, दाल आदि कीड़ा लगने व जीवाणुओं के संपर्क में आने से। तो इन सब की वजह से क्या होता है, भोजन खराब होता है। बीमार पशुओं के दूध या मांस का प्रयोग करने से, ये भी नहीं करना चाहिए। बीमार पशुओं के मांस और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्या है कि संरक्षित भोजन को समय के उपरांत उपयोग करने से, और बासी भोजन खाने एवं गंदे हाथों से भोजन करने से। तो गंदे हाथों से भोजन नहीं करना चाहिए और बासी भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं विषाक्त भोजन से होने वाली हानियाँ। इससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? पेट में दर्द होता है, जी मिचलाता है, दस्त का होना और क्या, बुखार आ जाना। और क्या होती है कि मांसपेशियों में ऐंठन होगी, नाड़ी की गति जो होती है तीव्र हो जाती है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के उपाय। अब ये क्या है कि अनाज एवं दालों के भंडारण के पूर्व उसको ठीक तरह से क्या करना चाहिए, सुखाकर साफ कर उचित जगह पर रखें। जब भी अनाज को रख रहे हैं, उसको भंडारण कर रहे हैं, तो उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए। उसे धूप में बहुत अच्छे से सुखा लें और उसके बाद क्या करना चाहिए कि एक ऐसी स्थान पर, उचित स्थान पर रख देना चाहिए जहाँ पर सीलन वगैरह ना लगे। और पकाने से पूर्व भोज्य पदार्थों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से धोएं। जब भी भोजन को पका रहे हैं तो उसे स्वच्छ पानी से, साफ पानी से धुलना चाहिए। वातावरण में दूषित कीटाणु जीवाणु से बचने के लिए भोज्य पदार्थों को किसमें रखना चाहिए, डिब्बाबंद में रखें। और भोजन पकाने से पूर्व हाथों को साबुन से अच्छे से धो लेना चाहिए। और क्या है, भोजन पकाते समय छींक खांसी से भोजन को सुरक्षित रखें। जब भी छींक और खांसी, तो भोज्य पदार्थों को सदैव क्या करना चाहिए, ढक कर रखें। नमी वाले स्थान पर भोज्य पदार्थ जो है संरक्षित ना करें। अनाजों के संरक्षण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को सदैव कपड़े की पोटली में अच्छी तरह से बांध कर रखें। मतलब जो अनाज रखे जाते हैं साल भर तक, तो उसमें क्या करना चाहिए, जो भी रासायनिक पदार्थ आप रख रहे हैं तो उसको किसी कपड़े की पोटली में बांध कर तब रखना चाहिए। और क्या है कि अधिकांश कीटाणु अधिक गर्मी एवं अधिक ठंड के कारण मर जाते हैं, इसलिए दूध जैसे पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबालते हैं। यही कारण है कि डेयरी में दूध को ठंडे में रखा जाता है। डेयरी को जो होता है वो जो दूध होते हैं उसको ठंडे में रखा जाता है। मांस तथा मछली को विशेष प्रकार के ठंडे डिब्बों में बंद करके दूर दूर भेजा जाता है। तो ये सब क्या हो गए, ये आज दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल, जो इसका तीसरा चैप्टर उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोगों की कल की होगी। थैंक यू।